यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से। तो प्रश्न नंबर 1 का है, वैदिके हिंसा हिंसा न भवत के लेखक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाल कृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो वैदिके हिंसा हिंसा न भवत के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? विधा का मतलब होता है प्रकार। क्या संस्मरण है, रेखाचित्र है, यात्रावृत्त है, आत्मकथा है? तो तिब्बत यात्रा यात्रावृत्त विधा की रचना है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ध्यान रखेंगे, तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। प्रश्न नंबर 1 का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नदी के द्वीप, मैला आंचल, त्यागपत्र, पुनर्नवा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्नवा। ध्यान रखेंगे, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुनर्नवा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। और नदी के द्वीप सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय का उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का लवंग लता के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, किशोरी लाल गोस्वामी, अमृत लाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो लवंग लता के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का अंगा है, राहुल सांकृत्यायन की रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, काठ का सपना, संयोगिता स्वयंवर, मुक्तिपथ। तो राहुल सांकृत्यायन की रचना है मेरे प्यारे बच्चों अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर है काठ का सपना। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है। मुक्तिपथ, मुक्तिपथ इलाचंद जोशी का उपन्यास है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न नंबर 2 का है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? चंदबरदाई हैं, नरपतनाल हैं, भट्ट केदार हैं, विद्यापति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भट्ट केदार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है भक्ति काल का महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, साकेत, कामायनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भक्ति काल का महाकाव्य। तो भक्ति काल का महाकाव्य है पद्मावत। और पद्मावत महाकाव्य के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। पृथ्वीराज रासो ये वीर गाथा काल का महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल का महाकाव्य है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंदबरदाई। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है और ये द्विवेदी युग की रचना है। ध्यान रखेंगे। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है और ये छायावाद युग की रचना है। ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, एकांतवासी योगी के रचनाकार हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, बालमुकुंद हैं, श्रीधर पाठक हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो एकांतवासी योगी के रचनाकार मेरे प्यारे बच्चों श्रीधर पाठक हैं। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। ठीक है। ग्राम्या, ग्रंथि, गुंजन, राज्यश्री। तो ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ग्रंथि भी है, गुंजन भी है।
ठीक है। यहाँ पर पूछा है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजश्री। राजश्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजश्री नाटक है जयशंकर प्रसाद का, ध्यान रखेंगे। सुमित्रानंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। सुमित्रानंदन पंत को प्राकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वेदना की प्रतिमूर्ति की कवयित्री हैं? महादेवी वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमन राजे। तो वेदना की प्रतिमूर्ति की कवयित्री हैं महादेवी वर्मा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए और प्रश्न नंबर 2 में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। तो कुल मिलाकर के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, क्या कह रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश 10 नंबर का पूछता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है, 2-2 अंक के। तो कुल मिलाकर के गद्यांश 10 अंक का पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश है। अभी मैं आपको गद्यांश कैसे हल करना है इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीव वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो देखिए, जहाँ पर राष्ट्र शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, पृथ्वी शब्द मिल जाए, भूमि शब्द मिल जाए, माता शब्द मिल जाए, तो आप समझ जाइए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन से हम यही पूछेगा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। यहाँ से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। किस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं? तो हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं जो अपने भूतकाल के वरदान से वर्तमान को पुष्ट करके आगे बढ़ाना चाहता है। साफ साफ उत्तर लिखा हुआ पैराग्राफ में, बस आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस गद्यांश का आशय है कि हमें अपने पूर्वजों के योगदान पर गर्व है और हम चाहते हैं कि उनकी उपलब्धियों का प्रकाश हमारे भविष्य में भी बने रहे। यह राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक तरीका है, जिसमें अतीत को वर्तमान में बांधने के बजाय उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वजों की किन उपलब्धियों को हम गौरव के साथ धारण करते हैं? तो हम पूर्वजों द्वारा किए गए पराक्रम, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को गौरव के साथ धारण करते हैं। इसका भी उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या आपको उसी की करना है जहाँ रेखा खींची हो, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश में बताया गया है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसमें अतीत का बोझ नहीं है, बल्कि वह अपने भूतकाल की उपलब्धियों को वर्तमान के विकास में सहायक मानता है, का स्वागत किया जाना चाहिए। यह राष्ट्र अपने इतिहास को संजोते हुए उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में 2 गद्यांश पूछते हैं अथवा करके, जो आपकी मर्जी हो वो करें। पहला वाला करें अगर आता है, नहीं तो सेकंड वाला करें। ठीक है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर बूढ़ी शब्द दिख जाए और मुस्कानमयी शब्द दिख जाए, उत्फुल्ल शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाइए रॉबर्ट नर्सिंग होम्स चैप्टर से लिया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कईयों पैराग्राफ में आपको रॉबर्ट नर्सिंग होम शब्द मिलेगा। ठीक है, होम शब्द मिलेगा, नर्सिंग शब्द मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है रॉबर्ट नर्सिंग होम में और लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसके बाद कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? तो जागरूक जीवन, लक्ष्यदर्शी जीवन और सेवानिरत जीवन की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। सीधा सीधा उत्तर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लक्ष्यदर्शी जीवन की, जागरूक जीवन की, सेवानिरत जीवन की।
तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के लिए कौन सा अनुभव चमत्कारी है? तो लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है कि बूढ़ी महिलाएं अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह अनुभव कितना चमत्कारी है। तो लेखक के लिए यह अनुभव चमत्कारी है कि जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद में जागरूक और लक्ष्यदर्शी शब्दों के अर्थ। तो जागरूक का मतलब होता है सावधान, सचेत। लक्ष्यदर्शी का मतलब होता है जो अपने लक्ष्य को जानता हो और उस दिशा में आगे बढ़ता हो। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या कैसे लिखना है। हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक इस अंश में यह बताना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में भी लोग कितने खुश और उत्साही हो सकते हैं। यह खुशहाली जागरूकता, उद्देश्यपूर्णता, सेवा और एकाग्रता के जीवन से आती है। इसका अर्थ है कि जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य और सेवा के प्रति समर्पित होते हैं वही सच्चे अर्थ में खुश और संतुष्ट रह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 10 अंक का होता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर प्रश्नों को हल करेंगे। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ हो देता है। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं। फिर नायिका कहती है कि प्रेम के मार्ग को भला इस संसार में कौन समझता है जो वास्तविक होता है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। इसकी संपूर्ण कहानी, प्रेम की सारी कहानी बदनाम होने की है। इसके बारे में पुकारने से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। नायिका कहती है, जानत है जियो मेरो भली विध, मेरा मन अच्छी प्रकार से जानता है और सबे उपाय वृथा हैं। इस बदनामी से बचने के लिए सारे उपाय व्यर्थ हैं। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहिनाहक, पूछत कौन बिता है। नायिका कहते हैं कि ब्रज के समस्त लोग बावले हो गए हैं और यह सब कुछ जानते हुए भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हैं। पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, प्रेम माधुरी से लिया गया है। ठीक है, कवि का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। इसके बाद प्रेम की सारी कथा क्या होने की है? तो प्रेम की सारी कथा बदनाम होने की है। आपने अभी पढ़ा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? लास्ट वाली लाइन का। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक, पूछत कौन बिता है। तो गोपिया कह रही है कि मेरे वियोग प्रेम को जानते हुए भी ब्रज के लोग आकर मुझसे मेरे दुख का कारण जानना चाहते हैं। प्रेम को पुकारने में क्या लाभ है? तो प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि प्रेम को पुकारने से बदनामी मिलती है और बदनामी दुख का कारण होती है। ठीक, ब्रज के सभी लोग क्या हो गए हैं? तो ब्रज के समस्त लोग पागल हो गए हैं। फिर भी इसमें भी अथवा करके पूछता है। आपको पहला नहीं आता है तो अथवा के बाद वाला करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तो पे, उद्धव वियोग के वचन बतराओ ना। गोपिया उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप मथुरा से हमें योग साधना की शिक्षा देने के लिए आए हैं, तो हे उद्धव कृपा करके आप वियोग की बातें मत करो। कहे रत्नाकर। रत्नाकर जी कहते हैं, गोपिया कहती हैं, दया कर दरस दीन्हो, दुख दर्बो को तोपे अधिक बढ़ाओ ने। आपने मुझे दया करके दर्शन दिया है तो उस दुख को और अत्यधिक मत बढ़ाओ। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो है, चूकी है कठोर बैन पाहन चलाओ ना। आपके ऐसा करने से मेरे मन रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आप भूल से भी कठोर वचन रूपी पत्थर को मत चलाइए। एक मनमोहन तो बस के उजारे मुहि, हिये में अनेक मनमोहन बसाओ ना। नायिका कहती है, गोपिया कहती हैं कि एक श्री कृष्ण ने तो मेरे हृदय में बस करके मुझे उजाड़ ही दिया है, अब मेरे हृदय में अनेक श्री कृष्ण को मत बसाओ। तो ये रही व्याख्या। और पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम आप जानते हैं, उद्धव प्रसन्न, और पद्यांश के कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। पहचानना कैसे है? देखिए कहीं उद्धव शब्द आया हुआ है क्या? ठीक है, ये देखिए उद्धव शब्द आया हुआ है, तो इससे आप पहचान लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने मथुरा से किसे संदेश देने के लिए भेजा? तो श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को संदेश देने के लिए भेजा है। गोपिया उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में क्या कहती हैं? तो गोपिया उद्धव से मन रूपी दर्पण के बारे में कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों का मन रूपी दर्पण टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, इसलिए आप कठोर वचन रूपी पत्थर ना चलाइए। वैन पाहन का क्या अर्थ है? वचन रूपी पत्थर। वैन पाहन का अर्थ है वचन रूपी पत्थर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए।
तो जीवन परिचय आपके एग्जाम में पूछता है। उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना रहता है और 5 अंक का होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी महत्वपूर्ण जीवन परिचय है हम आपको करा देंगे, ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद खा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी शब्द सीमा 80 शब्द रहता है और 5 अंक का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जितने भी महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय होंगे, लेखकों के जीवन परिचय होंगे, हम सभी आपको करा देंगे। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है, ये भी 5 अंक का है। अथवा करके दिया है, ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहानियाँ होंगी सारी हम करा देंगे। 7 नंबर प्रश्न है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 80 शब्द है और 5 अंक का है। तो ये जो खंडकाव्य है, रसमरथी, श्रवण कुमार, ठीक है, आलोक वृत्त और मुक्त यज्ञ खंड काव्य है, सत्य की जीत खंड काव्य है, त्यागपथी खंड काव्य है। इन सब का वीडियो हम अलग से बना करके आपको करवा देंगे, क्योंकि एक खंड काव्य है और अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद है खंड खा। खंड खा भी 50 अंक का होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 नंबर का पूछता है संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने के लिए। 7 अंक आपको तभी मिलेंगे जब आप संदर्भ भी लिखेंगे। तो संदर्भ के लिए 2 नंबर और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए, तो कुल मिलाकर के 7 नंबर का संस्कृत से गद्यांश पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धन्य अयम भारत देशा। धन्य माने धन्य है, अयम माने यह, भारत देशा माने भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र माने जहाँ, समुलिसत माने सुशोभित हैं, जन मानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी माने सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदो माने शब्दों के समूह को, प्रसविनी माने जन्म देने वाली, सुर भारती माने देववाणी, समुलिसत माने सुशोभित है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेश विद्यमान, निखले वै वर्तमान, सभी, वांग्यम माने साहित्यों में, अस्य माने इसका, वांग्यम माने साहित्य, सर्वश्रेष्ठम माने सर्वश्रेष्ठ, चा माने और, सुसंपन्नम माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। विद्यमान वर्तमान सभी साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। यमेव भाषा मतलब यही भाषा, संस्कृत नामनापि माने संस्कृत के नाम से, लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा। अस्माकं माने हमारे, महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि 18 पुराण, अन्यान च और अन्य, महाकाव्य नाटक आदि अस्यायो माने इसी भाषा माने भाषा में लिखतान संति माने लिखे गए हैं। यानी हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है। ये अनुवाद है, आप देख सकते हैं। इसमें भी अथवा करके पूछता है, तो ये वाला भी पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामनस्विना मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागयों संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय चा शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। इन्होंने प्रयाग के संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकीन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनांस मनांस
आमोहित युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदमता, अतः इनके चाहने वालों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। यहाँ पे अनुवाद देख सकते हैं। फिर 8 का ख नंबर है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर संदर्भ के लिए और 5 अनुवाद के लिए, ध्यान रखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले को, विद्या माने विद्या, कुतो माने कहा, सुख चाहने वाले को विद्या कहा। कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थिना माने विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख, कुतो माने कहा, और विद्या चाहने वाले को सुख कहा। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, और विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ देखो, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नाकर नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरते घटा, जल बिंदु माने जल की बूंद, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने क्रमशः, पूरते घटा माने घड़ा भर जाता है। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सर्व विधानाम माने सभी विधानों में, धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन का, सा हेतु माने यही कारण है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। ठीक है, 4 प्रश्न पूछते हैं, 2 आपको करना रहता है, 2 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के लिए, तो कुल मिलाकर के 4 नंबर हो गए। सर्वधनम प्रधानम किम धनम अस्ति, तो सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम अस्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री मालवीय चरित्रे का सर्वोच्च गुण आसीत, श्री मालवीय चरित्रे सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत। पंचशील सिद्धांता कस्मिन् युगे प्रयुक्ता आसन, तो पंचशील सिद्धांता बौद्ध युगे प्रयुक्ता आसन। कस्य साहित्य सरसम मधुरम चा अस्ति, संस्कृत साहित्यम सरसम मधुरम चा अस्ति। इसके बाद 10 नंबर है, 10 में का है करुण रस अथवा शांत रस, खा में है उपमा तो उत्प्रेक्षा अलंकार, गा में है चौपाया था कुंडलीय छंद। 6 नंबर का पूछा जाता है रस अलंकार छंद, तो इसका भी वीडियो, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद हो गए उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो 9 नंबर का निबंध पूछता है, भारत में आतंकवाद, नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण, दहेज प्रथा एक अभिशाप। तो जितने भी इंपॉर्टेंट निबंध हैं उनका भी वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर 12 का पहला 1 नंबर का प्रश्न है, साक्षरा का संधि विच्छेद क्या होता है। तो साक्षरा का संधि विच्छेद होता है सा प्लस अक्षरा, इसमें दीर्घ संधि है, सा प्लस अक्षरा। ठीक है, हरिश्चंद्र में संधि है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है, और इसका यदि विच्छेद करें तो हो जाएगा हरि, हरि प्लस चंद्रा, हरि प्लस चंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नमस्ते का संधि विच्छेद, तो नमस्ते का संधि विच्छेद होता है नमा प्लस ते, क्या होता है, नमा प्लस ते। नमस्ते का संधि विच्छेद है नमा प्लस ते, इसमें संधि है विसर्ग, कौन सी संधि है, विसर्ग है, ध्यान रखेंगे। लिखित में से किसी 2 का समास का नाम लिखिए। तो प्रतिमाना में प्रति उपसर्ग है, तो इसमें अव्ययीभाव समास है। भुजदंडा, भुजदंडा में कर्मधारय समास है। चराचरम में द्वंद्व समास है। फिर 13 नंबर प्रश्न है, किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने मोहल्ले की नालियों की सफाई है तो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो पत्र मेरे प्यारे बच्चों 8 नंबर के पूछे जाते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पत्र हैं आपको सारे हम करा देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 14 का पहला लघुता में प्रत्यय है, तो प्रत्यय लघुता में तल प्रत्यय है। ठीक है, लघुता में कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय है। किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, तो बुद्धिमान शब्द में मतुप प्रत्यय है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रत्यय होंगे उनको भी हम करा देंगे। फिर अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का पूछता है विभक्ति, तो इसका भी ट्रिक के साथ हम करवा देंगे विभक्ति। ठीक है, ग्रहम परिता वनम अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो ग्रहम परिता वनम अस्ति, ग्रहम माने घर के चारों ओर वन है, तो इसमें है द्वितीय विभक्ति। सूत्र लगेगा अविता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगी अप। ठीक है, सा सिरसा खलौटा व सिर से गंजा है, इसमें एनांग विकारा सूत्र से तृतीय विभक्ति है। देवभ्यम स्वाहा, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे,
ठीक है, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।